बोला नहीं यार, पेट उठेगा ना बेटा, तो खराब पड़ जाता है। और बड़ा करें। आप लोगों ने टीजर किस चीज़ को बनाया? ये कैमरा खुला है। बच्चों फटाफट से कनेक्ट हो जाओ। वीडियो क्वालिटी की सेटिंग के लिए सेटिंग में जाकर के 360 वीडियो क्वालिटी की सेटिंग के लिए सेट कर लीजिए। चलिए बच्चों स्टार्ट करा जाए। मेरे हिसाब से समय हो चुका है, तो वी शुड स्टार्ट। चलिए नहीं मनीष भाई एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पूरा बोर्ड कवर हो रहा है तो थोड़ा सा भी चलेगा, इतना मार्जिन। बच्चों फटाफट जरा थंब दिखा के रिस्पॉन्स करो। अमन रॉक पहले हम जो कह रहे हैं वो करो। शुक्रिया अनस साहब। गॉड ब्लेस यू आकाश। जल्दी से थंब दिखा के बच्चों पहले बताओ ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी फैंटास्टिक इंटरैक्टिव सेशन। जल्दी आइए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बेटा, बहुत अच्छे, शाबाश। विकी सिंह प्रो, पवन सिंह, शुभम शुक्ला, केडी सर भी है भाई।
दिलशाद खान, आरती, आकाश, आफ्ताब, अभय, अभय पाल कहते हैं आ गया अपना हीरो, पंकज यादव। चलो बेटा, सो शुड वी स्टार्ट? वेरी गुड बच्चों, चलिए 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 चलिए, फटाफट से सारे बच्चे कनेक्ट हो जाओ। और बच्चों बी वेरी सीरियस, आई एम श्योर कि हम टुमारो बोले तो कल हम सबसे पहले अपनी क्लास में 5 मिनट समय लेकर के भले ही रैंडमली कुछ बच्चों की कॉपियाँ चेक करें, बट आई एम श्योर कि मैं कल कॉपियाँ चेक करूँगा कि आप लोग यूट्यूब सेशंस के प्रति सीरियस हैं या नहीं। एंड ट्रस्ट में मेरा कोई व्यक्तिगत नुकसान या फ़ायदा नहीं है, ये केवल ये मान के चलिए कि मॉर्निंग में जो इनकम्प्लीटनेस रह जाती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की, उसका सेशन है। तो आप मान लीजिए सुबह उठते से फिजिक्स लेकर के दिन भर आप कुछ भी पढ़िए, रात सोते वक्त 2 गोली लेनी है, एक सुबह उठने के बाद और एक रात को सोते से पहले। 2 गोली, सुबह कॉन्सेप्ट्स पढ़ी, कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े, डीपीपी के कुछ सवाल किए और बचे कुछ सारे सवालों के साथ हम हाजिर होते शाम को। अरे वाह राघवेंद्र जी, बड़ी खुशी हुई आपको वापस से चैट बॉक्स में देखकर, और बड़ा अच्छी बात है कि आप यूट्यूब से लगातार जुड़े हैं। और मैं तो आप जैसे अच्छे बच्चों से यही अपील करूंगा कि तैयारी मत रोकना बच्चे। यू आर वेरी ब्रिलियंट चाइल्ड, आप अच्छे बच्चे हो, बस आप किस कारणों से रह गए उसकी एनालिसिस करना और एक बार अच्छे से ताकत लगाना बेटा। जहाँ भी हो स्वस्थ रहो, मस्त रहो। मैं दावा ठोक सकता हूँ कि आप कॉपी चेक नहीं करेंगे, मुझे भरोसा। आकाश यादव, कल ये तुम्हारा दावा हम एकदम फ्लॉप कर देंगे 200%। बहुत बढ़िया राघवेंद्र, रुकना मत। उत्तिष्ठ जागृत च प्राप्य वराम निबोधत, उठो जागो और जो सर्वश्रेष्ठ है उसे प्राप्त करो, ऐसा विवेकानंद जी कहते थे। हम लोग उनका 10% फॉलो कर पाए तो भी बहुत। कल 7:30 बजे मनीष भाई कह रहे हैं गेटे पे खड़े हो जाओ और सीधे कॉपी चेक कर लो। अब बच्चों सुधार पे अब लग गए हैं और जो ठाना है सो करके दिखा देंगे। एक टाइमिंग का इशू है, जो कन्फ्लिक्ट का इशू बनता है, जो टाइम कम पड़ जाता है, एक उसको इशू को सॉल्व करेंगे। पहले हम खुद पे सुधार कर रहे हैं बच्चों, 5-5 मिनट 2-2 मिनट करके धीरे धीरे करके पहले अपने आप को हम 7:45 पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, 7:45 पे। जिस दिन हम आ गए उस दिन आपको भी उस टाइम पे ले आएंगे। हम बड़े हैं तो पहले मुझे खुद में सुधार करना पड़ेगा। ISET की जो लेट वगैरह शेड्यूल होता है वो मेरी गलती है, मैं उसको सही भी कर रहा हूँ। आइए सचिन खरवार कहते हैं जय हो मनीष भैया। मनीष भैया, सचिन खरवार कहते हैं जय हो मनीष भैया। और मनीष भैया इस मामले में बेटा सख्त है, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरह से वो कार्ड चेक करते हैं उसी तरह कॉपी को भी सीरियसली लेंगे। हाँ, होम्योपैथी की दवा चल रही है इसलिए सुधार धीरे धीरे होगा बच्चों। होम्योपैथी, एलोपैथी और आयुर्वेदिक सब एक साथ चला देंगे, बस इसी हफ्ते का खेल है मान लो। चलो, तो ऑडियंस कनेक्ट हो गई है पर्याप्त संख्या में बच्चों। मुझे लगता है कि शायद हम लोग को अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी चाहिए। इतना टाइम इंटरेक्ट करने के लिए अत्यंत आवश्यक था। चलिए भाई शुरू करते हैं। हाँ नहीं, क्लास कम से कम 1 घंटे 45 मिनट तो होती ही होती बेटा। 1 घंटे 40 मिनट 45 मिनट तो मान लो जाती, 1 घंटे 40 मिनट तो श्योर है मान के चलो। हम हर क्लास में जैसे तैसे रोदो के ले ही लेते हैं, लेकिन हमें लगता है कि क्लास का जो कंप्लीटनेस है वो 2 घंटे में होता है। फिर भी चलो 1.25-2 घंटे मान के चलते, 10-15 मिनट का इतना फर्क नहीं पड़ता, बट 1 hour 45 मिनट्स आई नीड। सो आई सेट द टाइमिंग कि हम डॉट 7:45 से 8 के बीच क्लास स्टार्ट करें ताकि उधर 9:40 तक छोड़ दें। राइट, चलो आइए शुरू करते हैं बेटा। हम कोशिश कर चुके हैं लेकिन कहीं कहीं समस्याएं आ रही हैं। सुनील सर के साथ भी, उनका भी एक टाइम फिक्स शेड्यूल है जो 9:45 से। हाँ बेटा, तो वो 9:45 से उनको भी क्लास लेनी होती है, क्योंकि 11:45 पे सर को भी लीव करनी है। तो सब कुछ कोऑर्डिनेशन बना के। हाँ मुझे पता है सुनील सर नाराज़ होते हैं बेटा, लेकिन वो बड़े वो नाराज़ हो सकते हैं। क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, लसरी आवत जात है सिल पर परत निशान, ऐसे कुछ है ना, गलत तो नहीं बोल दिया? 2 मिला दी यार हमने। क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, ये अलग है। और करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, लसरी आवत जात है सिल पर परत निशान, ये 2 अलग अलग हमने मिला दिए गलती से। खैर चलो, जो हुआ सो हुआ। चले बच्चों, सो शुड आई स्टार्ट? यार हम वेट कर रहे थे कि ऑडियंस ठीक ठाक आ जाए यार। खैर चलो, हाँ बेटा, वी शुड रिस्पेक्ट। चलें, समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके, क्या बात है? जी हाँ, या आई डू रिस्पेक्ट हिम यार। चलो भाई
बच्चों बिना बातचीत के मुझे लगता है कि मुझे क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहिए। और ये क्वेश्चन चूंकि अच्छा है, ये क्वेश्चन अपने आप में अच्छा, इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा अभी। ये एम्स 2008 में भी आया था और जेईई मेंस 2018 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन का एक बार फिर से जिक्र हुआ है, लेकिन केवल वर्बल फॉर्म में। ये रहा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट है, वो एन टाइम लेता है वगैरह वगैरह करके, राइट। तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन थोड़ा सा समय लेकर के। उससे पहले थोड़ा सा एक हल्का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। हालांकि सारे क्वेश्चन के एनालिसिस कर लो, करीब करीब 7 क्वेश्चंस हैं, 7 क्वेश्चन आर दियर। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया दोबारा से टाइप होने में, AIPMT 2014 का है। तो पहले बच्चों सबसे पहले ये वाला सवाल देखिए, है ना, सामान्य अच्छा सवाल है, गुड एंड ईजी क्वेश्चन, गुड एंड ईजी क्वेश्चन। रंजीत एक काम कर लो बेटा, तुम कहीं यहीं बैठ जाओ तो लीड ना फंसने पाए बेटा। नहीं ऐसे नहीं चलिए बेटा, बेटा बेटा नहीं, बस यहीं तुम फर्स्ट बेंच में बैठ जाओ, थोड़ा सा टेक्निकली बैठ जाओ। कहाँ पे किताब लेके, यहीं फर्स्ट इधर बगल में बैठ जाओ। बस बस ठीक है, तुम बैठो अपने करिए। चलो आइए बच्चों शुरू करें। बस 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 नहीं, ये सब मत सोचा करो। उम्र से कभी भी किसी की काबिलियत डिफाइन नहीं होती। हम 31 क्यों के पढ़ाने लगे और आप तो फिर अबे तुम भी अपनी उम्र में चमत्कार करोगे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है ना। अब अब्दुल कलाम साहब पायलट बनने की तमन्ना रखते थे, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद उनको सफलता मिली, फिर वो राष्ट्रपति बने, मिसाइल मैन बने। ऐसे करके आप मान लो कि मुझे लगता है शायद अब्राहम लिंकन, उनको 47 वर्ष की अवस्था में प्रथम सफलता मिली थी। आजीवन चुनाव लड़ते रहे, कभी नहीं जीते। अपने क्षेत्र का वो कहते हैं पार्षद ही नहीं जीते अमेरिका में, लेकिन 47 वर्ष की अवस्था में वो पहली बार अपना पहला चुनाव, क्षेत्रीय चुनाव जीते थे। तो एज कभी किसी फैक्टर को डिफाइन नहीं करती बेटा, राइट। आइए चलो लाइट ऑफ कर दो। मनीष भैया लाइट ऑफ करने से क्या ब्राइटनेस बढ़ जाएगी क्या? इधर लाइट बंद करने से बंद कर देगा। बच्चों बस शुरू कर रहे हैं, 1 मिनट और सब चाहिए, बस 1 मिनट बेटा, 1 मिनट बच्चों, बस तुरंत। मुलायम सिंह जी 7 बार विधायक, आकाश यादव कहते हैं मुलायम सिंह यादव जी के बारे में। हाँ, ही वॉज अ ग्रेट पर्सन बेटा। और आज मुझे एक फैक्टर जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि मुलायम सिंह जी हमारे ऐसे दिवंगत मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने आर्मी सोल्जर्स के लिए डिफेंस में रह कर के काम किया था, डिफेंस मिनिस्ट्री के माध्यम से, कि जो हमारे सोल्जर्स की शव होते थे, सोल्जर्स की जो कह सकते दिवंगत बॉडी होती थी, वो घर तक आने वाला जो डिसीजन था वो इन्हीं का था, है ना। खैर चलो बच्चे फटाफट आंसर फोकस कर लेंगे, बड़े शानदार बच्चे यार, बड़े डेडिकेटेड हैं। आओ क्वेश्चन कर लेते हैं। हालांकि आंसर सही आ रहा, डी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़िया सवाल है, कई सारे टूल्स और टेक्निक्स हैं, सुनो मेरी बात ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है मास ऑफ ए एंड बी और 10 kg एंड 5 kg। ये आपका एक ब्लॉक है, ये अलग अलग ब्लॉक्स हैं बच्चों, इसमें ए और बी मेंशन कर दूं मैं, ए एंड बी करस्पॉन्डिंग 10 kg। तो बच्चों ये आपका ए वाला ब्लॉक है, ये आपका 10 kg है, दैट इज़ 10 kg। और ये आपका बी वाला ब्लॉक है जो कि हैंग कर रहा है, लटक रहा है, दैट इज़ 5 kg। और ये सभी स्ट्रिंग कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड बेटा? स्ट्रिंग कनेक्टेड है। और इसके ऊपर ये रखा है C kg, सी वाला मास, राइट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है ए यानी कि 10 किलो, बी यानी कि 5 किलो। सभी लोग देख लें, बोल रहा हूँ बेटा। क्वेश्चन कह रहा है दे आर कनेक्टेड बाई अ स्ट्रिंग पासिंग ओवर द फ्रिक्शनलेस पुली। ये सभी स्ट्रिंग के माध्यम से कनेक्टेड है। कन्फिग्रेशन आपके सामने, एक लटकने वाला मास है, एक टेबल पे रखा मास है, एक उसके ऊपर मास है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ए और टेबल के बीच में 0.2 हो, यहाँ जो कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोले तो म्यू एस की जो वैल्यू है दैट इज गिवन एज 0.2। तो आप बताएं जरा, हम आपको सिचुएशन बता दें कि 5 kg का जो वजन है वो इतना शक्तिशाली है कि वो इसे घसीट रहा है और फ्रिक्शन इसे रोक नहीं पा रहा। तो इसे स्टॉप करने के लिए ऊपर से और लोड लगाया गया है ताकि वजन बढ़े तो प्रेसिंग एक्शन बढ़े, प्रेसिंग एक्शन बढ़े तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़े, और नॉर्मल रिएक्शन बढ़े तो काम करने वाला फ्रिक्शन बढ़े, ताकि ये स्लिप करने से रुक जाए। सवाल कुछ ऐसा है। तो कह रहा था मिनिमम मास ऑफ सी का वो कम से कम मान बताइए दैट शुड बी प्लेस्ड ऑन ए, जो कि ए के ऊपर 10 किलो के ऊपर रखा जाए ताकि ये मूव करना बंद कर दे। तो बच्चों कुछ ऐसे समझ लो कि सी की जगह पर आप m kg का मास और रख दीजिए। बहुत ध्यान समझना बच्चों। मान लीजिए
हम 10 किलो के ऊपर m मास और रख दें ताकि ये स्लिप करना प्रिवेंट हो जाए, रुक जाए। अब सुनो मेरी बात बिल्कुल सिंपल, हम इसको फटाफट करेंगे बिना किसी एक्सटर्नल या इंटरनल FBD के बनाए। 5 kg का वजन कितना बेटा? 5g। 5g कहाँ काम करेगा? नीचे की तरफ। रस्सी होगी टाइट, रस्सी पे टेंशन, रस्सी पे यहाँ भी टेंशन, टेंशन इस सिस्टम को आगे ड्राइव करेगा। आप ऐसा भी कह सकते हो कि 5 kg का वजन रस्सी के टेंशन के माध्यम से सीधे इस पूरे सिस्टम को आगे खींचने की कोशिश कर रहा है। और जैसे सिस्टम में आगे मोशन की टेंडेंसी आएगी या फ्रिक्शन एक्टिवेट हो जाएगा और ब्लॉक और सरफेस के बीच में जो काम करने वाला फ्रिक्शन था दैट इज Fs मैक्स। हम फ्रिक्शन नहीं कैलकुलेट कर सकते पर हम मैक्सिमम फ्रिक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड मैक्सिमम फ्रिक्शन इज गिवन बाय म्यू मल्टीप्लाई बाय n। एक बात। दूसरी बात, 10 kg का वजन कहाँ की तरफ? नीचे की तरफ, 10g। m ग्राम का वजन जो डायरेक्ट नहीं आएगा लेकिन इनडायरेक्टली आएगा टेबल तक, वो आ जाएगा mg। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि mg, या ऐसे कहते हैं सिस्टम को कंबाइंड अगर माना जाए तो 10 प्लस m इंटू जी का प्रेसिंग एक्शन, तो 10 प्लस m इंटू जी की नॉर्मल रिएक्शन, राइट। सारे फोर्सेस अगर बैलेंस करके सोचे जाएं तो सबसे पहला काम हम इस ब्लॉक की वर्टिकल बैलेंसिंग करके देखें तो ऊपर की तरफ काम करने वाला नॉर्मल रिएक्शन दोनों के वजन 10 प्लस mg के बराबर है। तो यहाँ से एक इक्वेशन मिल गई, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ इज इक्वल टू 10g प्लस mg या 10 प्लस m मल्टीप्लाई बाई g नीचे की तरफ, राइट। यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन मिला तो फ्रिक्शन कैलकुलेट करना और आसान हो गया। फ्रिक्शन कैसे निकालोगे? तो फ्रिक्शन आ जाएगा म्यू मल्टीप्लाई बाई, म्यू कितना है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन बाय 0.2। सो म्यू की जगह बच्चों हम रखते हैं 0.2 मल्टीप्लाई बाई n की जगह रखते हैं बच्चों 10 प्लस m मल्टीप्लाई बाई g, और g की जगह आप चाहें तो आवश्यकता अनुसार 10 रख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जीरो खत्म, दशमलव खत्म, ये बन जाएगा 2 का 10 गुना 20 और प्लस का 2m। ऑलराइट, देख लीजिए बहुत इत्मीनान से, कोई समस्या? अब जरा देखिए, इतनी बात ठीक है। अब सुनो, अगर सिस्टम को स्लिप करने से प्रिवेंट करना है तो गिराने वाले फोर्स और रोकने वाले फोर्स के बीच बैलेंसिंग होनी चाहिए। सच्चाई क्या है कि जो मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन है अर्थात Fx मैक्स, रोकने वाले फ्रिक्शन की वैल्यू गिराने वाले 5g बोले तो 50 से या तो बड़ी हो या तो बराबर हो। रोकने वाले मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू म्यू एन की वैल्यू 20 प्लस 2m की वैल्यू गिराने वाले 5g अर्थात 50 से बड़ी या बराबर हो। तो Fs मैक्स कितना आया है? Fs मैक्स आ चुका है 20 प्लस 2m, दैट शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 50। ट्रांसफर करोगे तो आ जाएगा 2m शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 50 में से अगर 20 चला जाएगा तो बच्चों 30 बचेगा, और अगर 2 से इसे एलिमिनेट करा जाए तो 15 आ जाएगा। तो मास की वैल्यू बड़ी या बराबर हो 15 किलो से। अब ये शर्त अपने आप में शानदार है। मतलब आपसे पूछा गया कि मिनिमम मास कितना रखा जाए, तो बच्चों m की वैल्यू 15 या 15 से बड़ी, मतलब 15, 16, 17, 18 कुछ भी हो सकता है, तो कम से कम 15 तो होनी चाहिए। क्योंकि आप जैसे ही 15 किलो का वजन रखोगे प्रेसिंग एक्शन बढ़ेगा, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा, और जितना अच्छा नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा उतनी अच्छी ग्रिप बढ़ेगी, उतना अच्छा फ्रिक्शन बढ़ेगा, और फ्रिक्शन इतना सक्षम हो जाएगा कि ड्राइविंग फोर्स 5g को रोक सके। सो m शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 15 का मतलब m का मान कम से कम 15 के बराबर, तो उस ऑप्शन संख्या डी के साथ जाएंगे। करेक्ट। आगे चले बेटा, डन? किसी के मन में कोई डाउट बेटा? आगे बढ़े? यस, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़िया सवाल, बढ़िया और आसान सवाल, कोई कठिन सवाल नहीं। अगला एक क्वेश्चन बच्चों इसी सीरीज पर, इसको भी आ जाइए और इसको भी निपटा लेते हैं। बढ़िया सवाल है, इसको भी निपटा लेते हैं। ये क्वेश्चन एक्चुअली 2 बार गलती से टाइप हो गया है, क्वेश्चन ये रहा, पढ़ो इत्मीनान से। बढ़िया सवाल बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं है आज, 3 ही 4 5 क्वेश्चन है, अच्छे हैं। चलो और इसको भी निपटाते हैं। बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल। सुनो बच्चों, क्वेश्चन को प्लीज डायग्राम और क्वेश्चन को कोऑर्डिनेट करके रीड कर लो। ये प्रैक्टिस सेशन है, इसमें रेस मत लगाओ, रेस लगाना अपना टेस्ट सीरीज में। सुनो, क्वेश्चन कह रहा है सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ 3 मासेस। एक सिस्टम जो कि 3 मासेस से मिलकर बना है, m1, m2, m3। अब आखिरी लाइन देखना जरा, m1, m2, m3 इस तरीके से है कि तीनों बराबर है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, ये वाला भी m होगा, ये वाला भी m होगा, और ये वाला भी m होगा। मतलब इनके एक्चुअली m1, m2, m3 नाम फर्जी रखे गए हैं, सब आइडेंटिकल मास है, कनेक्टेड विद अ लाइट स्ट्रिंग एंड पुली सिस्टम। दे आर कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग एंड पासिंग ओवर द पुली। सभी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है जो कि एक पुली के ऊपर से पास कर रही है। कह रहा है m1 मास हैंग फ्रीली, m1 मास स्वतंत्रता पूर्वक लटक रहा है।
M2 और M3 दोनों रफ प्लेन पर रखे हैं, ऐसे रफ प्लेन पर रखे हैं जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। मतलब यहाँ जो रफनेस का कोफिशिएंट है दैट इज गिवन एज म्यू, यहाँ जो रफनेस का कोफिशिएंट है दैट इज गिवन एज म्यू, राइट। क्वेश्चन कह रहा था पुली इज फ्रिक्शनलेस, जो हमारी पुली है वो फ्रिक्शनलेस है, क्योंकि अगर फ्रिक्शन होगा तो रस्सी और पुली के बीच में ग्रिप बनेगी, रस्सी पुली को रोटेट करेगी। लेकिन हमें रोटेटरी मोशन नहीं पढ़ना, हमें इन मासेस का प्योर ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ना है, सरकने वाला फिसलने वाला मोशन। रोटेटरी हम लोग अलग पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि द पुली इज फ्रिक्शनलेस एंड द नेग्लिजिबल मास, पुली का कोई मास, बच्चों हम आपको बता दें जनरली जो आइडियल क्वेश्चंस होते हैं उनमें ना पुली का मास कंसीडर करते हैं, ना पुली और रोप के बीच फ्रिक्शन कंसीडर करते हैं, और स्ट्रिंग को भी लाइट वेटेड स्ट्रिंग मानते हैं, ना के बराबर उसका मास। क्वेश्चन कह रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ M1 बताइए। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, क्या ये सिंगल पुली सिस्टम है? बिल्कुल सही है। क्या M1 का जो वजन है अर्थात mg वो नीचे की तरफ काम करेगा? बिल्कुल सही है, ये नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, और जैसे सिस्टम खींचेगा धागा टाइट धागे में टेंशन, धागा टाइट धागे में टेंशन, एंड टेंशन एक्ट अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द मास, अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द मास। यहाँ भी धागे में टेंशन होगा तो यहाँ भी टेंशन टी मेंटेन हो जाएगा, टी मेंटेन हो जाएगा। रस्सी अलग टेंशन अलग, आप कह सकते हो सर यहाँ डिफरेंट टेंशन टी डैश मेंटेन हो जाएगा। इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई यह है कि mg जो लटक रहा है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स, या m मास जो लटक रहा है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स mg है, जो पूरे सिस्टम को नीचे स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है। पर ब्लॉक और सरफेस के बीच में लगने वाला जो फ्रिक्शन है वो एक्टिवेट हो जाएगा, वो अपना काम करना शुरू करेगा। अच्छा फ्रिक्शन का पर्पस क्या है? तो फ्रिक्शन एक्चुअली कॉन्टैक्ट सरफेस के अलोंग लगकर बॉडी के रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी को अपोज करती है। शब्द कठिन है, इत्मीनान से पकड़ना। फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट सरफेस के अलोंग लगकर बॉडी के रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी को अपोज करता है। मतलब जब m मास स्लाइड होकर a एक्सेलरेशन के साथ आगे जाना चाहेगा, रिपीट, m मास स्लाइड होकर a एक्सेलरेशन के साथ आगे जाना चाहेगा, तो ब्लॉक और सरफेस के बीच जो फ्रिक्शन है वो पीछे की तरफ काम करेगा, पीछे की तरफ काम करेगा, राइट। कोई समस्या? अच्छा बच्चों ये आगे कैसे जाएंगे? जब नीचे वाला फोर्स ड्रैग करेगा नीचे की तरफ। अब पूरी सिस्टम को कुछ ऐसे समझिए कि वजन से ये सारे कनेक्ट, पहली बात तो सारे मास आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, मतलब ये अलग रफ्तार और ये अलग रफ्तार से हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। दीज आर कनेक्टेड, दीज आर कंस्ट्रेंड, दीज आर बाध्य। ये एक दूसरे के अलावा एक दूसरे से आगे पीछे नहीं चल सकते। चलेंगे तो सारे एक साथ चलेंगे, एक्सेलरेट होंगे तो सारे एक साथ एक्सेलरेट होंगे। तो अगर इस मास का डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ए होगा तो इस मास का फॉरवर्ड एक्सेलरेशन ए, और ये भी इसको फॉलो कर रहा है तो इसका भी एक्सेलरेशन है, सब सेम एक्सेलरेशन के साथ एक साथ आगे बढ़ेंगे, राइट। इतना क्लियर है? और आगे समझते चलिए बच्चों, में एक्सप्लेन करने से टाइम लग रहा है। अच्छा और सुनो फटाफट, अगर सब कुछ सेम एक्सेलरेशन के साथ आगे बढ़ेगा तो हम खाली एक बात बोल सकते हैं, अब लाइन खत्म करते हैं, समझाना था जो समझा दिया, वो ये है कि अगर सिस्टम से पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा था डाउनवर्ड एक्सेलरेशन m1 का बताओ, तो m1 का डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हमने a माना है, बस यही a कैलकुलेट करना है। अच्छा अगर सिस्टम एक्सेलरेट होकर चल रहा है तो हम तो दावे के साथ लगा सकते हैं कि सिस्टम में पक्का नेट फोर्स होगा जो सिस्टम को ma प्रोवाइड कर रहा होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर सिस्टम में ड्राइव है, सिस्टम का एक्सेलरेशन पूछा, मतलब सिस्टम चलेगा, और सिस्टम चलेगा सिस्टम का एक्सेलरेशन, और जिस सिस्टम में एक्सेलरेशन होगा भाई एफ नेट की दो ही संभावनाएं, सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है तो एफ नेट 0 है, और सिस्टम में अगर एक्सेलरेशन है तो एफ नेट बराबर ma। अब एफ नेट कैसे लगाओगे? हम तो एकदम सीधी भाषा बोलेंगे कि नीचे चलाने वाला माइनस ऊपर रोकने वाले फ्रिक्शंस, ऊपर रोकने वाला फ्रिक्शन कितना होगा? तो बच्चों देखो जरा, m मास अपने वजन से करेगा प्रेसिंग एक्शन, ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन। फिर सुनिएगा, m मास mg से करेगा प्रेसिंग एक्शन, ईच एंड एवरी प्रेसिंग एक्शन हैज इक्वल अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन। अब अगर नॉर्मल रिएक्शन n है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो क्या काम करने वाला फ्रिक्शन म्यू n हो जाएगा पीछे की तरफ। नॉर्मल रिएक्शन n है जो कि mg के बराबर है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो क्या यहाँ भी फ्रिक्शन म्यू n हो जाएगा? अब लॉजिकली समझिए, इस सिस्टम में ड्राइविंग फोर्स के नाम पर अकेला mg है जो नीचे चला रहा, और रोकने वाले पर दो जगह कॉन्टैक्ट फोर्स है पीछे की तरफ, कितना? इधर भी म्यू n, इधर भी म्यू n, तो टोटल फोर्स हो जाएगा 2 म्यू n। अच्छा n किसके बराबर है? mg के बराबर। n किसके बराबर है? mg के बराबर। तो पीछे लगने वाला यहाँ फोर्स हो जाएगा म्यू mg, पीछे लगने वाला यहाँ फोर्स हो जाएगा म्यू mg, राइट। अब पूरे सिस्टम को अगर एक साथ देखा जाए, हम थोड़ा सा कलर चेंज करके समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर इस पूरे सिस्टम की ड्राइव को एक साथ देखा जाए, हम पहले देख ले कलर चेंज हुआ कि नहीं। यस, अगर पूरे सिस्टम की ड्राइव को एक साथ देखा जाए तो नीचे चलाने वाला कौन है? mg,
रोकने वाला कौन है, म्यू एम जी 2 म्यू एम जी, तो एफ नेट के नाम पर आ जाएगा चलाने वाला एम जी माइनस रोकने वाला 2 म्यू एम जी। एक बार इशारा करेंगे, चलाने वाला एम जी माइनस रोकने वाला म्यू एम जी 2 म्यू एम जी इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाई ए। अब सिस्टम के लिए कैलकुलेशन, सिस्टम का मास कितना, एम 3m मल्टीप्लाई बाई, भाई हम तुमसे कहें कि नेट फोर्स पर कौन चलेगा, तो आपने कहा सर नेट फोर्स की कॉस्ट पर सब कुछ चलेगा, तीनों m चलेंगे, राइट। सब बच्चों आप चाहो तो m कॉमन लेकर यही काट सकते हो, तो m इधर से कॉमन लोगे, m खत्म, इधर से m खत्म, बचा क्या बेटा, g भी कॉमन ले लो, तो डब्बे के अंदर यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2 म्यू, g चला गया कॉमन, डब्बा बंद, बराबर थ्राइस ऑफ ए। अगर ए को 3 को यहाँ से हटाया जाए तो क्या यही 3 नीचे चला जाएगा। तो बच्चों ध्यान से देखिए एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या आ गई, एक्सीलरेशन क्या आ गया, एक्सीलरेशन आ गया सुंदर सा ए बराबर जी डब्बे के अंदर 1 माइनस 2 म्यू बाई 3। है कोई ऑप्शन, सी ऑप्शन, गलत तो नहीं बेटा, यार हम तो लग रहा सही जा रहे हैं। हाँ एक बार देख लीजिए बच्चों, परेशान मत होइएगा। हाँ बेटा ऑप्शंस का परेशान मत होना, हो सकता है डीपीपी के हिसाब से ऑप्शंस का हेर फेर हो, ये AIPMT 14 के जमाने का सवाल है, ये 2 बार टाइप हो गया है। तो बच्चों आप सही ऑप्शन मिला के देखना, ऑप्शन नंबर ABCD कौन सा सही है मैटर नहीं करता, मिला लो, सही है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, शानदार, एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर। चलें अगला, चलिए अगला, चलिए बेटा नेक्स्ट। अजय बेटा गलती क्यों कर रहे हो भाई, जब सब सी कह रहे हैं तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आप अगर बी बोलेंगे तो कुछ नया हो जाएगा। मोहम्मद इमरान आप भी गलत कर रहे हैं भाई, चले रफ कर दें आगे। और देखिए सवाल, अगला सवाल और बढ़िया, अगला सवाल। अब देखिए हम आपसे हमेशा कहते हैं गड़बड़ ना कर देना, सवाल देख लो। आधे बच्चे कह रहे सर सवाल तो बहुत आसान है, भाई सिंपल सी बात है, वजन नीचे की तरफ और मूवमेंट की टेंडेंसी आगे की तरफ, तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ। ये चिड़िया और तोता वाली कहानी हो गई, गड़बड़ ना करना। फ्रिक्शन सरफेस देख लो कैसी बेटा, सरफेस स्मूथ है। और बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, बड़ी फतेह की बात है कि अगर ब्लॉक और सरफेस के बीच में कोई रफनेस नहीं है, अर्थात सरफेस स्मूथ है, तो स्मूथ सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 होता है। सो आई विल बी राइटिंग हियर म्यू इज इक्वल टू 0। मेरी बात समझ गए, म्यू बराबर 0 लोगे, मतलब अच्छा ये NLM का प्रिंसिपल बन गया। मतलब आपको याद होगा फ्रिक्शन के पहले तक की कहानी में हम हर सिस्टम को बिना म्यू के डील करते थे, बस वैसी कहानी है कुछ बेटा। बाई चांस फ्रिक्शन के सवालों में आ गया एक अलग इशू है अचानक से, अरे सिंपल सी बात है यार, अंधे होकर फ्रिक्शन की प्रैक्टिस क्यों करते हो, ये फ्रिक्शन के सवाल मिलते जा रहे हैं, अचानक से बीच में NLM आ गया, करो उसको, करिए, बताइए आंसर, बताइए बताइए बताइए। म्यू 0 है बेटा। चलो आइए देखिए जरा, अच्छा बहुत सिंपल सी बात समझिएगा। पहला कह रहा अगर m1 और m2 दोनों 1-1 किलो के मास हैं, देन फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय m1 इन फर्स्ट हाफ सेकेंड। समझिए ध्यान से, असल में ये वाला जो मास है, हम ऐसे लिख दे बेटा, ये वाला मास 1 kg, राइट, नहीं साफ नहीं दिख रहा बेटा, हमारा सही देते, ये वाला मास बेटा 1 kg दिख रहा है, और ये वाला मास भी बेटा 1 kg। अब दिखा 1 kg के 2 मास, राइट, इसको ब्लैक ही कर देते हैं। लो अब पक्का दिखेगा, 1 kg के 2 मास। ये वाला कितना बेटा 1 kg, और ये वाला कितना बेटा 1 kg, राइट, बिल्कुल सिंपल सिस्टम, बढ़िया शानदार। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अरे भैया स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस का मतलब कोई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं, म्यू की कहानी 0 है बेटा, म्यू है ही नहीं, म्यू 0 है, राइट, इतनी बात ठीक है। क्वेश्चन कह रहा था डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय m1 इन फर्स्ट हाफ सेकंड। अच्छा मेरी बात सुनो, जब फ्रिक्शन ही नहीं है तो ये कहाँ जाएगा बच्चों, नीचे की तरफ, ये कहाँ जाएगा आगे की तरफ, राइट। और एक बात समझिए, इसका नीचे जाने का एक्सेलरेशन a, इसके आगे जाने का एक्सेलरेशन a, 1 kg, राइट। सिस्टम बैलेंस है कि अनबैलेंस है, तो बच्चों ने कहा पता है,
कि ये 1 kg हैंग कर रहा है, फ्रीली हैंग कर रहा है, तो इस पर 1 kg का वजन, हम सीधे लिख रहे हैं बेटा, इस पर 1 kg का वजन 1g काम करेगा नीचे की तरफ, 1g के खिंचाव से धागा टाइट, धागे में टेंशन, जो कि यूनिफॉर्मली एक ही स्ट्रिंग होने की वजह से पूरी रस्सी पर एक जैसा टेंशन मेंटेन रहेगा। इस पर जो 1g है, 1 kg, इस पर जो 1 kg है, ये 1 kg, ये 1 kg का प्रेसिंग एक्शन रिएक्शन तो चलेगा, पर एक्शन रिएक्शन का फ्रिक्शन में कोई रोल नहीं, क्योंकि सरफेस कैसी है, स्मूथ है। तो ये मास वर्टिकली तो बैलेंस है, 1g का प्रेसिंग एक्शन, 1g की नॉर्मल रिएक्शन, पर इस पर हॉरिजॉन्टली पीछे बैलेंस करने वाला कोई फ्रिक्शन जैसा फोर्स नहीं, क्योंकि सरफेस कैसी है, स्मूथ है। मतलब इस पर केवल और केवल टेंशन का ड्राइविंग इफेक्ट आएगा। अब सवाल बिल्कुल झंडू हो गया, कुछ नहीं बचा इस सवाल में। 1g का फोर्स इस सिस्टम को नीचे खींच रहा है, तो सिस्टम पर नेट फोर्स के नाम पर, बच्चों मैं सिर्फ फिर से बता दूं, सिस्टम एसिलेट होकर चलेगा, सर्र से सरक के नीचे जाएगा, और सर्र से सरके का मतलब एसिलेट होकर नीचे जाएगा। एसिलेट होने वाले प्रत्येक सिस्टम पर F नेट बराबर है में चलाने वाला अकेला लटकने वाला मास है 1g, और 1g की कॉस्ट पर m वो मास है जो ड्राइव होगा, एसिलेट होगा, तो चलने वाले मास में ना ये अकेले चलेगा ना ये अकेले चलेगा, बल्कि दोनों चलेंगे। तो चलने वाले मास पर 1g 2 चलेगा मल्टीप्लाई बाई एसिलेशन a। देख लीजिए, चलाने वाला 1g और चलने वाले 112 kg स्लाइड होंगे, फ्रिक्शन का कोई खेल नहीं बेटा, सिंपल एलएम का सवाल, राइट। तो ध्यान से देखो बेटा, हम इस 2a, इसे 2a बराबर 1g भी लिख सकते हैं, या 2a बराबर 1g का मतलब 1 और g का मतलब ग्रेविटी मतलब 10, तो चाहे तो a बराबर 2 से काटोगे तो आई थिंक 5 आ जाएगा, तो a बराबर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। एसिलेशन आ गया। अभी यहां से ये कंफर्म हो गया कि ये मोशन सामान्य मोशन नहीं, बल्कि एक ऐसा मोशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के केस में अगर ये वाला m1 के बारे में पूछा गया बेटा, अगर m1 वाला इनिशियली रेस्ट पर दिखाया गया है तो u बराबर 0, इनिशियली रेस्ट पर है तो u बराबर 0। एक्सेलेरेशन के नाम पर पुली ब्लॉक सिस्टम का जब एक्सेलेरेशन कैलकुलेट किया, एक्सेलेरेशन के नाम पर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम के नाम पर वो कह रहा डिस्प्लेसमेंट बताओ जब टाइम आधा सेकंड होता है, टाइम के नाम पर हाफ सेकंड, आधा सेकंड का समय दिया गया है, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये पता करना है। वो कह रहा फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अच्छा, ये सिंपली स्ट्रेट लाइन पर चलेगा, हमें यहाँ से यहाँ तक की लेंथ दी होती तो एक अलग बात था कि सिंपल स्ट्रेट लाइन पर आधे सेकंड तक चलेगा तो कितनी डिस्प्लेसमेंट चलेगा। तो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, और स्ट्रेट लाइन पाथ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वही डिस्टेंस है, तो लिखे जा रहे हैं s बराबर। अच्छा, ऐसा कौन सा फार्मूला है इसमें s आता हो, u आता हो, a आता हो, t आता हो, तो सिंपल सा फार्मूला बच्चों s बराबर ut प्लस का हाफ ऑफ at स्क्वायर। जो पता है वो रख दो, जो नहीं पता चल जाएगा। तो u बराबर 0 होने से क्या ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, सो डिस्प्लेसमेंट s बराबर आ जाएगा, 0 से कोई मतलब नहीं, हाफ की जगह हाफ आएगा। एक्सेलरेशन के नाम पर 5 आएगा, और t स्क्वायर अर्थात टेंशन स्क्वायर के नाम पर क्या हाफ का स्क्वायर आ जाएगा, तो हाफ का स्क्वायर रख दीजिए, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखो तो ऊपर 5 के नाम पर केवल 5 बचेगा, बटे नीचे देखो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो 5 बटे 8। अब 8 से काटोगे तो मुझे लग रहा है शायद 8 छंग 48, 0.6 समथिंग करके आंसर आएगा। और ऐसे बड़े मजे की बात है, 2 ऑप्शन हमारे पास हैं, तो इसका मतलब हमें अपनी औकात में काम करना पड़ेगा। हमें 8 से 50 को पूरा डिवाइड करना चाहिए, क्योंकि सामने मेडिकल का बच्चा है। मेडिकल का बच्चा भले कितना शानदार हो, लेकिन वो कोशिश करता है कि मास्टर को दशमलव के 3 स्थान तक आंसर निकाल के दिखाए। बच्चे का भरोसा नहीं तोड़ा जाएगा। तो 8 से 5 का डिवीजन करेंगे, पहले 0, भाग ना खाए 0, डिवीजन नहीं जाएगा तो 0, 0 रखने से 0 रखने की परमिशन मिलेगी और डेसिमल रखा जाएगा, राइट। अच्छा, 8 से डिवीजन करोगे, 8 छंग 48, 48 2। अब क्या करा जाए, डेसिमल लग चुके हैं, आप 0 एक्सटेंड कर सकते हैं। 8 से भाग दोगे तो 8 दूनी 16, नीचे 16 आएगा, 20 में से 16 सब्सट्रैक्ट करोगे तो 4 आएगा, फिर 0 बढ़ा सकते हो। डेसिमल रखने के बाद आपको परमिशन, आप डेसिमल का डबल डेसिमल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप और 0 बढ़ाइए, 8 पंचे 40। सो आंसर बड़े सिंपल तरीके से आता हुआ 6.25, 0.625 मिला। यस, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों मैं फिर से आपको चेतावनी दे दूं, यहाँ पहले ही वार्निंग दी गई कि जो सरफेस है वह स्मूथ है, सरफेस स्मूथ होने की वजह से ये चलाने वाला और पूरा सिस्टम चलने वाला एफनेट के नाम पर 1G आएगा, चलने वाले मास के नाम पर M1 M2 दोनों 1 किलो के हैं तो 2 किलो का मास आएगा। तो पहले सिस्टम पर एफनेट बराबर ma लगाकर सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालिए। एक्सेलरेशन आएगा, इनिशियली सिस्टम रेस्ट पर है, टाइम आधा सेकंड है, डिस्प्लेसमेंट पता करना है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन नंबर 2 का इस्तेमाल करिए और लगा दीजिए s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बाकी आंसर आपके सामने। ऑलराइट, बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत शानदार। आओ
चलो भाई, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, इतनी बात ठीक है बेटा। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ें। बढ़िया 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 बढ़िया। ये आ गया आपका जड़ीला सवाल, रंगीला सवाल। और सुनो, ये वाला एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको हम लोग बाद में करेंगे, मतलब इसी के जस्ट बाद। और आज की स्लाइड में 7 क्वेश्चन है, उसमें से एक रिपीट हुआ है, सॉरी 2 रिपीट हुए हैं, एक्चुअली 5 ही क्वेश्चन है। चलो आओ भाई, क्वेश्चन पढ़ो पढ़ो पढ़ो। एक मिनट, चाहे पढ़ इसको लो, आगे ऑप्शंस लिखे बेटा पीछे वाले क्वेश्चंस में, इसको सॉल्व करने के बाद आपको ऑप्शन दिखा देंगे, है ना। चाहे यहां पढ़ लो, 2 जगह सेम क्वेश्चन मेंशन है, ये देखिए। लेकिन नीचे चूंकि ऑप्शन नहीं लिखे हैं तो हमने उसमें स्पेस लगा दिया। आदि भाई ने थोड़ा बुद्धिमानी का काम किया है, हालांकि ये उनकी गलती है, लेकिन कोई बात नहीं, ये बुद्धिमानी साबित हुई। पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है गिवन ऑब्जेक्ट टेक्स n टाइम्स, भाषा कठिन है। अ गिवन ऑब्जेक्ट टेक्स n टाइम्स as much time to slide down a 45-degree rough inclined plane as it takes to slide down a perfectly smooth 45-degree incline। बच्चे कह रहे सर बस यही सवाल रोक दो और पेन रख दिया जाए, सोया जाए। सुनो मेरी बात, कठिनाई कुछ भी नहीं है। वो कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, ये कितना समय लेता है, n गुना। अब इसको यहां से किनारे करो, n गुना किसका किसका, समझिएगा। वो कह रहा है 45 डिग्री के रफ इंक्लाइन प्लेन पर अगर सरकने दिया जाए और 45 डिग्री के स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर सरकने दिया जाए, तो जो रफ इंक्लाइन प्लेन का टाइम है वो स्मूथ इंक्लाइन प्लेन के टाइम का n गुना है। राइट, तो हम एक काम करें, हम समझ गए कि परिस्थितियां 2 हैं। ये सवाल एक सिचुएशन का नहीं है, 2 सिचुएशंस हैं। एक बार इंक्लाइन प्लेन पर, हम पहले कोशिश कर रहे हैं फ्रेम बनाने की आपके दिमाग में। एक बार इंक्लाइन प्लेन पर, हम ऐसे रफली बता रहे हैं, देख ऐसे, एक बार इंक्लाइन प्लेन पर हम स्मूथ सरफेस को डिजाइन करेंगे, स्मूथ सरफेस को, और ब्लॉक को यहां से यहां तक सरकाएंगे। मान लीजिए ऐसे में t टाइम लगा। एक बार हम इसी इंक्लाइन प्लेन पर, ये बच्चों में हिंट इसलिए दे रहा हूं ताकि जो बच्चा अच्छा है वो खुद से कोशिश करना चाहता है वो चट से कोशिश कर सकता है, हिंट हम दे देंगे। दूसरी बार सेम 45 डिग्री की इंक्लाइन सरफेस पर अब की बार बॉडी को फिर से फिसलाना है, मगर अब की बार सरफेस स्मूथ की जगह रफ है। अच्छा, स्मूथ सरफेस पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना, 0, बट रफ सरफेस पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नॉन 0, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, रफनेस अपना काम करेगी। तो डाउन द इंक्लिनेशन जब आएगा तो ऐसे केस में, अच्छा बच्चों, स्मूथ सरफेस में सर से नीचे आ जाएगा, t समय लगेगा, पर रफ सरफेस में धीमे धीमे नीचे आएगा और ऐसे केस में nt समय लगेगा, मतलब स्मूथ की तुलना में n गुना समय लगेगा। फर्क आपको और दिखा दे, जब वो स्मूथ सरफेस पर नीचे आएगा। अच्छा, आपको एक बात और बताएं, इंक्लाइन सरफेस पर अगर एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन लिखने के लिए कहा जाए तो आज मॉर्निंग बैच में हमने चिल्ला कहा था कि इस इंक्लाइन सरफेस में a बराबर g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा का ही इस्तेमाल कीजिएगा। आई रिपीट, एक्सेलरेशन के नाम पर a बराबर g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा का इस्तेमाल कीजिएगा। एक बात और समझ लीजिए बहुत ध्यान से कि जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो स्मूथ के केस में 0 होगा, तो म्यू का खेल खत्म, तो ये सब खत्म। और आप ऐसे भी याद रखते हैं कि इंक्लाइन प्लेन अगर थीटा एंगल पर है तो एक्सेलरेशन g साइन थीटा, अगर रफ प्लेन है तो a बराबर g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो अलग अलग केसेस में, एक स्मूथ प्लेन, एक रफ प्लेन, एक में t टाइम, एक में nt टाइम, एक में a बराबर g साइन थीटा, एक में a बराबर g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। बस इन सब बातों को सेट करके एक रिलेशन डेवलप करना है, 2 अलग अलग केस सॉल्व करने हैं, 2 अलग अलग केस से टाइम निकालना है और टाइम को इक्विलेट करना है, जो भी रिलेट करना है, आपको अपने आप आंसर दिखने लगेगा। राइट, तो जो बच्चों को हिंट मिल गया वो कोशिश करे खुद से, रट आंसर नहीं बोलो, खोपड़ी फोड़ देंगे एकादों का। अभी इनको पूछते हैं तुम्हारी कॉपी देखें खुद से लगाया कि नहीं लगाया। कास्ट चैट बॉक्स में ऐसा ऑप्शन होता है कि हम आपकी स्क्रीनशॉट्स मंगा सकते हैं। सब फटाफट आंसर बोलने लगे। चलिए ईमानदार बनिए, लगाइए मेरे साथ सवाल, पढ़िए सवाल। भाई साहब देखो ये ऑप्शन कितनी खतरनाक तरीके से आ रहा। आइए, सेम सवाल है, हम इसकी सिचुएशन, वही सवाल है बच्चों, सेम एम्स 2008 में भी आया, जेईई मेंस 2018 में भी आया। तो इसका पहले 2 सिचुएशन बनाते हैं, उसको अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहली सिचुएशन ये रही, ये सिचुएशन बच्चों स्मूथ सरफेस की है। दूसरी सिचुएशन बच्चों ये रही, और इस सिचुएशन में रफनेस है। रफनेस का मतलब म्यू है, म्यू डज नॉट इक्वल टू 0। स्मूथ मतलब म्यू 0 और रफ मतलब म्यू डज नॉट इक्वल टू 0। इस केस में अगर इंक्लिनेशन 45 डिग्री है तो डाउन द प्लेन एक्सेलरेशन आएगा a बराबर g साइन 45।
जी साइन 45। और अगर ये रफ सरफेस है तो इसमें डाउन द सरफेस एसिलेशन। अच्छा एक बात और, एसिलेशन इन स्मूथ को एस नाम दे देते हैं। ये पहला वाला केस है, ये स्मूथ वाला केस है। हम यहां से अलग अलग भी कर सकते हैं। ये स्मूथ वाला केस है और इंक्लाइन प्लेन रफ वाले में ए आर नाम देते हैं। तो ए आर बराबर कितना आएगा? रफ वाले केस में जो एसिलेशन आएगा वो आएगा जी साइन थीटा अर्थात साइन 45 माइनस म्यू कॉस 45। राइट, इंक्लिनेशन यहां भी 45, यहां भी 45। बच्चों उम्मीद है अब तक सवाल इतना बोल चुके हैं आप समझ गए होंगे। स्मूथ इंक्लाइन सरफेस 45 पर, रफ इंक्लाइन सरफेस 45 पर। स्मूथनेस है म्यू नहीं है तो एसिलेशन ए बराबर जी साइन थीटा, रफनेस है म्यू है तो ए बराबर जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। राइट, क्वेश्चन कह रहा है यहां से टॉप मोस्ट पॉइंट से अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्लाइड करे तो पूरी एस डिस्टेंस ट्रेवल करने में इसे यहां तक आने में टी समय लगा। इसी प्रकार अगर कोई बॉडी रेस्ट से मोशन को स्टार्ट करे तो रफ सरफेस में एस स्लाइड करने में यहां टाइम एन गुना लगा। यही स्टेटमेंट में पढ़ के बता दूं, अ गिवन ऑब्जेक्ट टेक्स एन टाइम्स एज मच टाइम टू स्लाइड डाउन अ 45 डिग्री रफ इंक्लाइन प्लेन। रफ इंक्लाइन प्लेन को सरकने में एन गुने समय लगता है एज इट टेक्स टू स्लाइड डाउन अ परफेक्टली स्मूथ 45 डिग्री इंक्लाइन प्लेन, जितना कि 45 पर झुके हुए स्मूथ इंक्लाइनेशन पर लगता है। मतलब अगर स्मूथ पर टी लगता है तो रफ वाले पर एन टाइम्स यानी एन टी लगता है। बोलिए भाई, कोई समस्या? कोई समस्या? चलो भाई ठीक, शाबाश, शुक्रिया। अब बच्चों सुनो, एक काम करो, एक काम करो, पहले बताओ कोई जुगाड़ है? हमने आपसे क्लास में हमेशा बोला इस बात की प्रैक्टिस भले नहीं कराई, इसकी प्रैक्टिस नहीं कराई, इसके आगे पीछे की प्रैक्टिस कराई कि एसिलेशन ए बराबर जो स्टेटमेंट होता है ए बराबर जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, म्यू कॉस थीटा। इसमें जी कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है और सरफेस एक जैसी तो म्यू कांस्टेंट है। तो जब सब कुछ कांस्टेंट है तो एसिलेशन भी कांस्टेंट है। और अगर एसिलेशन कांस्टेंट है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन में कोई ऐसी मोशन बताओ जिसमें इनिशियल पता हो, डिस्प्लेसमेंट पता हो, टाइम पता हो, एसिलेशन पता हो। बच्चे कह रहे सर एस बराबर यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर। राइट, अब कॉमन चीज ढूंढना, बहुत मेहनत नहीं करनी, स्मार्ट काम करो। दोनों में कॉमन क्या? दोनों में इनिशियल जीरो है, इनिशियल। दोनों में डिस्प्लेसमेंट है एस एस, एक में टाइम टी, एक में एन टी। इसमें भी एसिलेशन, इसमें भी एसिलेशन, इसमें भी एसिलेशन कांस्टेंट, यहां भी कांस्टेंट। तो केसेस है यूनिफॉर्म एसिलरेटेड मोशन अलोंग स्मूथ प्लेन और यूनिफॉर्म एसिलरेटेड मोशन अलोंग रफ प्लेन। बस खाली इतना खेल है। इक्वेशन यही लगे कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल, इनिशियल, एसिलेशन, एसिलेशन, टाइम, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इसमें सारी बातें सेट हो जा रही हैं। सेकंड इक्वेशन में खास बात, दोनों का यू जीरो है तो ये टर्म खत्म हो जाएगा और जैसे खत्म होगा तो स्टेटमेंट बन जाएगा एस बराबर हाफ ऑफ एटी स्क्वायर। अब आपको टाइम टी गुना एन टी गुना दिया तो टाइम से खेलो, एक काम कर लो, यहां से टी स्क्वायर, ऐसा कर सकते हो, दोनों के एस बराबर कर सकते हो, खाली एस बराबर कर दो। यहां का एस, यहां का एस बराबर, एक ही प्लेन है, बस खाली एक रफ है, एक स्मूथ है। या एक जुगाड़ और है आपके पास, जुगाड़ दिखाते हैं। आप यहां से टी कैलकुलेट कर लो, आसानी हो जाएगी। ध्यान से देखो, 2 को इधर ले जाओ और ए को नीचे ले जाओ। ध्यान से देखो बेटा, 2s अपॉन ए, जल्दबाजी मत कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं, 2s अपॉन ए इज इक्वल टू टी स्क्वायर। या स्क्वायर हटाओगे तो रूट आएगा, एस बराबर टी बराबर कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 2s बाई ए। बोलो यार, टाइम आया? तो बिल्कुल सिंपल से तरीके से टी टाइम का एक्सप्रेशन आ गया कि टाइम टी बराबर रूट के अंदर 2s अपॉन ए। इसे हटा दो, खेल खत्म हो गया। अब एन टी और टी का इस्तेमाल करना बुद्धिमानी से। यहां टाइम कितना लगता है, टी बराबर, गौर से देखिएगा, अंडर रूट के अंदर 2s अपॉन ए स्मूथ वाला। यहां टाइम कितना लगता है, एन टी बराबर रूट के अंदर 2s, वो फार्मूले पर रख रहे हैं, अपॉन ए स्मूथ वाला कि रफ वाला, रफ वाला। अरे यार, सेकंड इक्वेशन से टाइम निकाल लिया, इसमें टी की जगह जब टी निकालना है तो स्मूथ प्लेन रख दिया और जब एन टी निकालना है तो रफ प्लेन रख दिया। जैसा कह रहा है वैसा रख दिया। राइट, अब जुगाड़ समझिए, 2 इक्वेशन हो गई आपके पास। इक्वेशन का सबसे शानदार तरीका डिवाइड कर लो। डिवाइड करने से फायदा, मैक्सिमम वेरिएबल कट जाते हैं तो हम दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। तो लेट दिस बी इक्वेशन संख्या फर्स्ट एंड लेट दिस बी इक्वेशन संख्या सेकंड।
ऐसा कर सकते हो। कुछ बच्चे कह रहे सर नहीं ऐसा ना करो, काहे लभेड़ करें, काहे डिवीजन करें, हम गणित थोड़ी लगाने बैठे हैं, तो मेडिकल वाले। मैंने कहा जुगाड़ देखो, यहाँ से टी की वैल्यू उठाओ, यहाँ पेस्ट कर दो, तो जैसे आप वैल्यू पेस्ट करोगे तो यही शब्द आगे ट्रांसफर हो जाएगा, एन एन रहेगा, राइट। ध्यान दीजिएगा, टी के स्थान पर प्रीवियस टी, यही टी का एन टी हुआ है, यहां टी आ जाएगा, दैट इज रूट के अंदर 2s अपॉन ए स्मूथ आ जाएगा, बराबर ये n अपनी जगह, t की जगह पीछे से कॉपी कर लिया और बाकी जो लिखा उसे लिखा रहने दो, रूट ऑफ 2s अपॉन ए रफ, राइट। कोई समस्या, हटा दीजिए इसको, इसका काम खत्म। अब सुनो, अक्सर मैंने आपको चेतावनी दी है कि जो रूट के एक्सप्रेशंस होते हैं किसी काम के नहीं होते, दोनों पक्षों का स्क्वायर करो ताकि रूट से निजात मिले। स्क्वायर करो, जैसे स्क्वायर करोगे तो इक्वेशन बड़ी सुंदर सी ट्रांसफॉर्म हो जाए। बच्चों भी आंसर तक आएगा, इधर स्क्वायर करोगे तो बन जाएगा एन स्क्वायर, रूट हटेगा तो बन जाएगा 2s अपॉन ए स्मूथ, बराबर उधर रूट हटेगा तो बन जाएगा 2s अपॉन ए रफ, 2s से 2s खत्म, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो एन स्क्वायर ए रफ बराबर ए स्मूथ, एन स्क्वायर ए रफ बराबर ए स्मूथ। अब खाली वैल्यू रखने की बारी रह गई, आइए रखते हैं, एन स्क्वायर रहेगा, ए रफ की जगह, ध्यान दीजिए हटा दे इसको, ए रफ की जगह कौन आएगा, ए रफ की जगह ये आएगा बेटा, क्या आएगा, साइन 45, यार वैल्यू रख लें क्या, ए रफ की जगह साइन जी, हाँ जी रह गया, जी डब्बे के अंदर आएगा साइन 45 बोले तो 1/√2 माइनस म्यू टाइम्स ऑफ कॉस 45 भी 1/√2, डब्बा बंद कीजिए, इज इक्वल टू, 2 बार बंद कीजिए बेटा। एएस कितना है, एएस बराबर जी साइन 45, जी तो जी है, और साइन 45 कितना बेटा, 1/√2, राइट। कुछ कटेगा, काटे, जो कटे सो काट लो, 1/√2 कॉमन है, जी कॉमन है, जो कट गया सो काट दो, जुगाड़ समझिए। और देखिए क्या बना, छोड़ो, क्या बचा पकड़ो, इधर क्या बचा, एन स्क्वायर, कट के यहां क्या बचा, 1 माइनस म्यू, डब्बे में बचा 1 माइनस म्यू, और बराबर ऊपर तो सब कुछ उजड़ गया तो 1 ही बचा, एन स्क्वायर को नीचे भेज दो तो 1 माइनस म्यू बराबर 1 अपॉन एन स्क्वायर, म्यू उधर 1 अपॉन एन स्क्वायर इधर, राइट। इधर ले आओ तो बन जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू। और मुझे लग रहा है शायद बच्चों ऐसे ही कुछ पूछा गया था, शायद क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इंक्लाइंड प्लेन पूछा गया था, तो ऑब्जेक्ट और इंक्लाइंड प्लेन के बीच जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, दैट इज 1 माइनस 1/n स्क्वायर। अब इस बात का मीनिंग समझिए, कैसे क्लियर नहीं दिख रहा भाई बच्चों, शब्द भी क्लियर दिखाई दे रहे हैं, एक्सप्रेशंस भी क्लियर हो रहे हैं, तो कुछ बातें अगर हमसे ढक जाती हैं बोर्ड पे, सामने कैमरा आ जाए, मेरे कैमरे के सामने आ जाने से, तो आप उसको थोड़ा सा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट करोगे, देख लोगे, म्यू बराबर ही आ गया। अब बच्चों पता है, इस तरह के सवालों का जो रिजल्ट है वो शानदार होता है, क्योंकि सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट हो रहा है, तो सवाल ये दावा करता है कि अगली बार मान लो ऐसा कुछ सवाल हुआ। एक छोटी सी बात मैं आपसे कहूँ, चलो इस सवाल के एप्लीकेशन बताते हैं। ठीक है बेटा, ठीक, वेरी गुड। अब सुनो मेरी बात, धुनो, एक बात ध्यान सुनो, मान लो इस सवाल का हम ट्रांसफॉर्मेशन कर दें, और अब की बार हम 2023 में आपसे एक सवाल पूछवा दें, एनटीए वालों से कह के रिक्वेस्ट करके एक सवाल पूछवा दें कि एक इंक्लाइन सरफेस है, समझिएगा इस बात को बहुत ध्यान से, एक इंक्लाइन सरफेस है जो कि 30 डिग्री पर है, 30 डिग्री पर है। दो फोटो इसलिए चूंकि दो केस है। जब स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, तो टाइम 2 सेकंड लगता है, स्मूथ में 2 सेकंड, और जब रफ सरफेस है तो समय 6 सेकंड लगता है। तो जरा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताइए, करो कोशिश, आपके सामने डेरिवेशन और आंसर अवेलेबल है, बस सेटिंग करके बताओ कैसे निकालोगे, करो कोशिश। अब ये सारे अच्छे एग्जांपल्स हैं जो आपको मेमोराइज करने चाहिए कि जब भी कभी दो सेम इंक्लाइनेशन पर, एक स्मूथ हो एक रफ हो,
स्मूथ की तुलना में रफनेस में टाइम n गुना ज्यादा लगे, रफनेस में रगड़ रगड़ के आराम आराम से आएगा, n टाइम्स लगे, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू बराबर 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, जहां n गुना है, कितने गुना। अब लॉजिक लगाओ, 30 डिग्री के स्मूथ इंक्लाइनेशन पर 2 सेकंड में आता है और 30 डिग्री के रफ इंक्लाइनेशन पर, देख लीजिए ध्यान से, 6 सेकंड में आता है। तो जरा म्यू बताओ, इसको आराम से स्क्रीनशॉट ले लो पहले, राइट, बताओ अकल लगाओ। अब बच्चों सुनो एक बात ध्यान से, तुमने इस बात को देखा होगा कि जो 1/√2 कटा था, एंगल वाला टर्म तो सब कट जाएगा, सीधे आंसर मेरे सामने। तो आंसर देखिए कितना शानदार, ध्यान से देखो, स्मूथ की तुलना में रफ में कितने गुना समय लगा, तो ये 2 है, 2 का 3 गुना 6, 2 1 के 2, 2 3 6, तो क्या जो n टाइम्स है उसकी जगह 3 आ गया, मिला मुझे n बराबर 3। 2 की तुलना में स्मूथ में यहां 6 समय लगा, 3 गुना समय लगा, तो n बराबर 3 सेकेंड, n बराबर 3 गुना। स्मूथ की तुलना में रफ में टाइम, ध्यान से देखो तो 2 3 6, 3 गुना लगा, n मिल गया, सवाल खत्म हो गया। म्यू बराबर 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर। सो म्यू बराबर 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर का मतलब n की वैल्यू रखो 3, 3 तियां, n की जगह 3, 3 तियां 9। सो म्यू बराबर, ध्यान से देखो, 9 1 के 9 माइनस 1/9, 9 में से 1 गया 8/9, कैलकुलेट कर लेना, 9 नहीं आया 81.9 पॉइंट ऐसे कुछ करके आंसर आएगा। क्या कहते हो यार, क्लियर है बेटा, बोलो भाई, कितने लोग का आंसर है। अब ये अच्छा बच्चा, हमने आपसे कहा भी है बच्चों, इस बात को विशेष तौर पर कहा है आपसे कि बच्चों जो बच्चा 700 प्लस स्कोर कर रहा है, सोचो उसने क्या पूरा पेपर 200 क्वेश्चन पढ़ भी लिए, सॉल्व भी कर लिए है मानव के लिए ऐसा नहीं कठिन काम है, लेकिन आप समझिए तो प्रतिस्पर्धा का स्तर बढ़ता जा रहा। मेरी बात समझ गए ना। चलो, तो बच्चा पता क्या करता है, वो बच्चा करीब करीब ऐसे अच्छे रिजल्ट्स को दिमाग में रखता है जहां कैलकुलेशन कम से कम करे, राइट, यस, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, एंड आई होप नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। मैं आपको रिवाइज करा दूं सारी बातें, बहुत ध्यान से देखिएगा सारी बातें। ये आपका ऑप्शन संख्या ए आया था, आपको याद होगा, अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। ऑब्जेक्ट n समय लेता है, 45 डिग्री का रफ प्लेन, 45 डिग्री का स्मूथ प्लेन, काइनेटिक फ्रिक्शन बताना है। ये वाला ऑप्शन आया था क्या, ए वाला, देख लीजिए, 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर, इसे याद रखिए, अच्छा केस है, ये क्वेश्चन हो गया है। ये आपका अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था, शायद सी पार्ट आंसर आया था, आराम से स्लाइड करेंगे। ये बिना फ्रिक्शन वाला NLM का सिंपल सवाल, आई थिंक इसका बी ऑप्शन आया था, डिस्कस कर चुके हम लोग। ये आपका सेम सवाल है जिसका हम लोगों ने थ्योरेटिकल अभी डिस्कशन किया, यही ऊपर अवेलेबल है, राइट। ये क्वेश्चन हम लोगों ने आज की केस पर सबसे पहला डिस्कशन किया था कि सी की जगह अगर 15 किलो का वजन और रख दिया जाए तो सिस्टम स्लाइड नहीं करेगा। लास्ट पे आ जाओ बेटा, अब ये आपका 6वां सवाल लास्ट होगा, क्यों, इसके नीचे का 7वां सवाल रिपीट हो गया है। आइए पढ़िए, शानदार सवाल, कोशिश करो। मैं आपको बता दूं पहले इस क्वेश्चन में किन किन बातों के बारे में विचार करना है। पहली बात मतलब इसको बता, हिंट कर रहे हैं, बहुत ध्यान सुन लो। इसमें पहली बात स्यूडो फोर्स कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल, नॉन इनर्शियल मूविंग ट्रक में स्यूडो फोर्स। दूसरा एफएस मैक्स के फार्मूले का इस्तेमाल है, एफएस मैक्स बराबर म्यू मल्टीप्लाई बाई mg का इस्तेमाल है, म्यू मल्टीप्लाई बाई n का इस्तेमाल है। तीसरा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होने की वजह से इक्वेशन s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, या v बराबर u प्लस at, या v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इन सारी बातों में से किसी एक का इस्तेमाल है। मैंने आपको सारे इस क्वेश्चन में इस्तेमाल वाले होने वाले हिंट्स लिख दिए। 3 कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होंगे, स्यूडो फोर्स कॉन्सेप्ट, फ्रिक्शन फोर्स कॉन्सेप्ट और नेट फोर्स निकालने के बाद, एक्सेलरेशन निकालने के बाद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला कॉन्सेप्ट। 3 कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल है, करो कोशिश। आइए, अंबुज क्रिएटर जी, पिछले वाले क्वेश्चन में अगर आपने नोटिस किया हो तो sin 45 cos 45 सब एक जैसी वैल्यू, सब कट गई थी, 1/√2 1/√2 1/√2 कट गया था, तो एंगल का कोई रोल है नहीं। करो कोशिश में, जल्दी करो, बढ़िया सवाल है भाई साहब, आधे सो गए।
ट्रस्ट में कभी कभी इतना क्रोध आता है ना। चलो कल खैर निपटेंगे, कल यकीन मानो सीरियस हो जाएंगे। कल या तो हम या तो बच्चे, अब कोई एक ही रहेगा क्लास में। और गेट पे मिलते हैं कल। कल हम कष्ट करके, चाहे जैसे अपने आप को दोनों हाथों से उठा करके अपने आप को गोद में लेकर के मुझे आना पड़े, लेकिन कल मैं आपको गेट पे मिलूंगा। और आपकी कॉपी, आई कार्ड किनारे, कल आई कार्ड मना, आई कार्ड लाओ नहीं, लेकिन कॉपी लेके आओ। और अगर यूट्यूब की कॉपी नहीं लाए, बल आज के सेशन की लाओ। अश्विनी जीभ मत दिखाओ। नहीं, इतना गुस्सा कुछ नहीं भाई। कल देखो बेटा, आज कल देखो। चलो आओ, सवाल करो। क्वेश्चन कह रहा है रियर साइड ऑफ ट्रक। बच्चों रियर साइड का मतलब बच्चों बैक साइड। ट्रक का जो बैक साइड जहां सामान लोड करा जाता है वो हिस्सा ओपन है, खुला हुआ है। उस पर एक बॉक्स रखा है, कितने किलो का? 2 किलो का। उसको प्लेस किया गया है और वो 8 मीटर अवे फ्रॉम ओपन एंड है। और ट्रक के खुले हुए हिस्से से वो 8 मीटर दूरी पर रखा है। अब पहले इसकी फोटो सोचो बहुत इत्मीनान से। ये ओपन हिस्सा, तो हम पहले फोटो सोचने पे आपको थोड़ा मजबूर करेंगे। ये आपका शानदार सा हॉलैंड का ट्रक, राइट? टाटा का भी हो सकता है, आइसर भी हो सकता है। ये आपका शानदार ट्रक, और मुझे लगता है कि मास्टर की कलाकारी में कोई कमी नहीं है। ये देखिए आपका शानदार ट्रक तैयार हो गया, राइट? तो ये ड्राइवर सीट हो गई, ये फ्रंट हिस्सा हो गया, ये रियर हिस्सा हो गया। रियर हिस्सा ओपन है, सिचुएशन समझ लीजिए। रियर साइड ऑफ अ ट्रक इज ओपन, ये पिछला हिस्सा ओपन है। उस पर बॉक्स रखा 2 kg का, यहां कहीं बॉक्स रखा है, ये लीजिए 2 kg का बॉक्स रखा है, राइट? और इस 2 kg के बॉक्स को, हाँ 2 kg का बॉक्स रखा कितने पर? 8 मीटर अवे फ्रॉम ओपन एंड। जो ओपन एंड है बच्चों, एक्चुअली यहां भी डाला लगा हुआ, यू नो डाला, डाला इज द क्लोज पार्ट ऑफ ट्रक। तो ये प्योर ओपन हिस्सा, यहां से जो ट्रक मास की डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। ट्रक के रियर हिस्से पर 2 किलो का ब्लॉक रखा है। इसके फिसलने के चांस है, ट्रक आगे जाएगा, है ना, ये स्लाइड होकर पीछे जा सकता है, स्यूडो वगैरह, अभी कॉन्सेप्ट आएगा। ओपन एंड से या 8 मीटर पीछे। अच्छा ठीक है भाई। अच्छा मजे की बात यह है कि जो म्यू है वो 0.1 है और ग्रेविटी 10 है। वो ग्रेविटी तो खैर 10 है, म्यू मतलब ब्लॉक और ट्रक की सरफेस के बीच में जो रगड़ है, जो फ्रिक्शन है, उसका कॉफिशिएंट म्यू बराबर 0.1 है। ट्रक स्टार्ट करता है रेस्ट से, मतलब ट्रक चला है यू बराबर 0 से। कहानी सुन लो पहले, यू बराबर 0 से। और ट्रक एक्सेलेरेट होता है रोड पर, एक्सेलेरेट होता है कितने एक्सेलेरेशन के साथ? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ, राइट? कोई समस्या? अच्छा, क्वेश्चन कह रहा था बॉक्स विल फॉल ऑफ द ट्रक व्हेन इट इज एट डिस्टेंस ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट इज इक्वल। बहुत शानदार सवाल है। सवाल कुछ ऐसा कह रहा है, सवाल कह रहा है कि ये जो ट्रक है अगर यहां से चले तो ट्रक कितनी डिस्टेंस चल जाए? द बॉक्स विल फॉल ऑफ द ट्रक, बॉक्स 8 मीटर चलकर गिर जाएगा तब तक व्हेन डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट इज इक्वल टू। तो बताओ ट्रक को स्टार्टिंग पॉइंट से कितना चलना पड़ेगा, ये बताना आपको। सवाल कितना टेढ़ा मेढ़ा, सवाल समझिए, सवाल समझिए। कह रहा ट्रक एक्सेलेरेट होकर चल रहा है, बॉक्स स्यूडो, भाई सिंपल सी बात है, ट्रक एक एक्सेलरेटेड फ्रेम है। एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर रखे प्रत्येक ऑब्जेक्ट पर स्यूडो फोर्स लगेगा। स्यूडो कहां लगेगा? पीछे की तरफ। स्यूडो इस ब्लॉक्स को सरकाएगा, फिसलाएगा। जैसे ब्लॉक स्लाइड होगा तो ब्लॉक और सरफेस के बीच का फ्रिक्शन एक्टिव हो जाएगा। फ्रिक्शन हमेशा चलने की, फिसलने की टेंडेंसी का अपोज करता है। तो अगर बॉक्स की स्लाइड करने की टेंडेंसी पीछे की तरफ, तो इस पर फ्रिक्शन काम करेगा आगे की तरफ। इसके बावजूद भी ब्लॉक्स पीछे 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 हल्का हल्का फिसलेगा और स्लाइड करके 8 मीटर डिस्टेंस चलकर गिर जाएगा। अब जब बॉक्स के फिसलने की बात आएगी तो बॉक्स पर पीछे लगेगा स्यूडो एमए, आगे लगेगा फ्रिक्शन, तो नेट फोर्स आ जाएगा स्यूडो माइनस फ्रिक्शन। नेट फोर्स से एक्सीलरेशन आ जाएगा, एक्सीलरेशन से एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर निकाल लेना। टाइम आ जाएगा, जितनी देर में बॉक्स यहां से 8 मीटर चलकर गिरेगा उतने ही टाइम में हमारा 2 मीटर से एक्सीलरेट होने वाला ट्रक कुछ आगे बढ़ जाएगा। कितना आगे बढ़ जाएगा वो निकालना है। बोलिए भाई, बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल। आर के पटेल जी कहते हैं अरे राम हो, कब खत्म हो नींद लागत बा।
बच्चों थोड़ा समय और लगेगा। आपको लगता है अगर आप भाषा से प्रभावित करके जल्दी सेशन खत्म करा सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पूर्वांचल भाषा का पूरा सम्मान होगा यहाँ, और क्लास थोड़ी देर और पढ़ाई जाएगी। आइए देखिए जरा, पहले देख लीजिए बहुत इत्मीनान से। क्वेश्चन क्लियर है बेटा? अब हम इस क्वेश्चन का प्योर फोटो बनाने जा रहे हैं, राइट? ये रफ फोटो था, चले रफ कर दे रहे बेटा, हटा दे इसको। रश्मि हंसते हुए सुनो, अब सवाल समझिए। ऐसा है, ये ट्रक का ओपन हिस्सा, हम इसका रफ फोटो बना रहे हैं बेटा। राइट, इतना समझना। ऐसे ट्रक का ओपन हिस्सा। अच्छा, ट्रक कैसा फ्रेम है? एस से रिलेटेड है। कितने से? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ऊपर रखा ब्लॉक, ब्लॉक पर लगा स्यूडो, स्यूडो कहाँ? पीछे की तरफ। कितना लगेगा? MA, M बॉडी का मास, बॉक्स का मास कितना? 2 kg। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना? 2A। गड़बड़ ना करना, स्यूडो लगेगा MA, जहाँ M बॉडी का मास, मास मतलब 2 किलो, और A सिस्टम का एक्सेलेरेशन। सो 2 दूनी 4 न्यूटन, 4 न्यूटन। बॉक्स का मास 2 kg, 2 kg का वजन 2G नीचे की तरफ, 2G का प्रेसिंग एक्शन, 2G की नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शन पीछे फिसलाना चाहता है, फिसलने की टेंडेंसी पीछे की तरफ, तो फ्रिक्शन काम करेगा आगे की तरफ, FS काम करेगा आगे की तरफ। आइए FS कैलकुलेट करते हैं। FS बराबर μS मल्टीप्लाई बाई n, या म्यू की मल्टीप्लाई बाई n। म्यू की जगह, म्यू मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1, 0.1 मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रिएक्शन, ब्लॉक के वजन प्रेसिंग एक्शन 2G के बराबर। 2G मतलब 20, तो n बराबर 20, तो 20 रखिए, 0 खत्म, दशमलव खत्म, आंसर कितना बेटा? 2 न्यूटन। अब लॉजिकली समझो, पीछे स्यूडो कितना है? 2 दूनी 4। आगे फ्रिक्शन कितना है? जो फिसलने से रोकने की, फ्रिक्शन की कोई नियत नहीं। आप जिस तरफ फिसलना चाहेंगे वो आपके फिसलने की टेंडेंसी का अपोज करेगा। आप पीछे स्लाइड करना चाहेंगे, आगे लगेगा, आगे ट्रांसलेट करना चाहेंगे, पीछे लगेगा। तो पीछे की तरफ स्यूडो फोर्स 4 न्यूटन, आगे की तरफ फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आगे 2 न्यूटन। अच्छा, 4 न्यूटन को रोकने के लिए 4 न्यूटन की आवश्यकता है, पर फ्रिक्शन की मैक्सिमम औकात तो 2 है, तो क्या पूरी जान लगा देगा फिर भी रोक नहीं पाएगा? तो बताओ, इस सिस्टम पर, इस ब्लॉक पर, मतलब इस छोटे से ब्लॉक पर, 2 kg के ब्लॉक पर, पीछे की तरफ 4 न्यूटन, आगे की तरफ फ्रिक्शन 2 न्यूटन, राइट? नेट फोर्स के नाम पर F नेट लगाएंगे। क्यों? क्योंकि पीछे वाला फोर्स आगे वाले फोर्स से हैवी है, स्यूडो फोर्स रोकने वाले से हैवी है, तो सिस्टम पर नेट फोर्स आएगा। जब जब नेट फोर्स आएगा हम लगा देंगे F नेट बराबर MA। F नेट सिस्टम पर या ब्लॉक पर लगने वाला नेट फोर्स है, बॉक्स पर लगने वाला नेट फोर्स है, M ब्लॉक का मास है, बॉक्स का मास है, एक्सेलेरेशन, तो एक्सेलेरेशन है ना। तो नेट फोर्स में पीछे 4, आगे 2, तो आ जाएगा 4 - 2 बराबर मास के नाम पर 2 किलो मल्टीप्लाई बाई एक्सेलेरेशन A। 4 में 2 गया 2, बराबर 2 मल्टीप्लाई बाई A। 2 से 2 खत्म, A बराबर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसका एक्सेलेरेशन आया? ये बच्चों इस बॉक्स के पीछे स्लाइड होने का एक्सेलेरेशन आ गया। A बराबर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इस बॉक्स के पीछे सरकने का एक्सेलेरेशन आ गया। अच्छा, इस एक्सेलेरेशन से सरक 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 कर, इत्मीनान से देख लीजिए। हाँ, देख लेते हैं बेटा, डी है कि क्या है। बच्चों प्लीज़ चैट बॉक्स थोड़ी सी तमीज़ रखो, बंद किया करो यार। हमें तो पूरा भरोसा है कि बच्चा अच्छा जुड़ा है। पता नहीं कहाँ कोई कह रहा कि कल क्लास बंद रहेगी, भारी बारिश हो रही है ना। पढ़ लो बच्चों प्लीज़ यार, ये सब मत करो यार। शिवम पटेल, क्या एक ही बात बच्चों आप बार बार पेस्ट कर रहे हो? आप पढ़ाई कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब यार। एक्सेलेरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, क्लियर है? इतनी कहानी ठीक है। अब बच्चों इस स्पेस का हम इस्तेमाल करेंगे, स्यूडो फोर्स इस्तेमाल हो गया, FS मैक्स इस्तेमाल हो गया। अब बारी है कुछ और करने की, सुनिए ध्यान से क्या करना है। पहले बताओ, इस बॉक्स को यहाँ से सरक कर कितना चलना है? तो 8 मीटर चलना है। वो देखिए मैंने पहले फिगर मेंशन किया था 8 मीटर। तो बॉक्स द्वारा फिसलने वाली जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है वो S बराबर 8 मीटर। बॉक्स चला है रेस्ट से, तो U बराबर 0। सब समझते चलना, U बराबर 0, U म्यू नहीं म्यू। अरे बॉक्स फिसलना शुरू कर रहा है ना, बॉक्स का U बराबर 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, सरकना है उसको 8। टाइम कितना लगेगा ये मुझे अता पता नहीं है, बट इस पर जो पीछे की तरफ काम करने वाला एक्सेलेरेशन है वो तमाम सारे कैलकुलेशन के बाद 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया है। मैंने आपसे कहा एक्सेलेरेशन दरअसल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलेरेशन वाला खेल है।
तो हम लगाने जा रहे हैं एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम लगाने जा रहे हैं एस बराबर यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। आखिरी सवाल है, धैर्य रखो। यू जीरो ये खत्म। अभी पीछे टेक्निक आई थी, टी बराबर अंडर रूट ऑफ 2s बाई है, बस वही कुछ है। खैर हम रख लेते हैं एस बराबर 8 मीटर बराबर हाफ हाफ है, एक्सेलरेशन ए के नाम पर 1 है और टाइम है टी स्क्वायर। जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 दूनी 16 अर्थात टी स्क्वायर बराबर 16। स्क्वायर हटाओ, रूट लगाओ, टी बराबर कितना बच्चों 4 सेकंड आ जाएगा। 4 सेकंड का समय है। किसको 4 सेकंड लगेगा? 4 सेकंड लगेगा इस ब्लॉक को पीछे स्लाइड होकर के गिरने के लिए, राइट। अच्छा, जितनी देर में बॉक्स पीछे स्लाइड 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 टप नीचे गिरेगा, क्या इतनी देर में ट्रक एक्सेलरेट होकर आगे बढ़ता जाएगा? तो हमसे यही पूछा है, द बॉक्स विल फॉल ऑफ द ट्रक, द बॉक्स विल फॉल ऑफ, बॉक्स गिरेगा। द ट्रक व्हेन इट हैज अ डिस्टेंस ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट इज इक्वल टू, मतलब जब बॉक्स गिरेगा तो ट्रक अपने इनिशियल पॉइंट से कितना सरक चुका होगा, ट्रक की फोटो और कितना आगे बढ़ चुकी होगी, ऐसा कुछ पूछ रहा है। ट्रक अपनी इनिशियल फोटो से कितना आगे होगा ये बताना है, ट्रक का डिस्प्लेसमेंट बताना। अच्छा बच्चों बताओ, अब ये सब बातें बॉक्स की थी, इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। जितनी देर में बॉक्स पीछे गिरेगा उतनी देर तक ट्रक आगे जाएगा, ट्रक कितना आगे जाएगा वो निकालना है। तो बॉक्स के पीछे गिरने तक का समय t बराबर 4 सेकंड आ गया, राइट। अब इसकी आवश्यकता नहीं है, हम इसको हटा दें। अब जरा देखें ट्रक कितना चला, इस दरमियान में ट्रक कितना फिसल गया। तो ट्रक द्वारा चला गया डिस्प्लेसमेंट s पता करना है। ट्रक चला है रेस्ट से, पढ़िए ध्यान से, द ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो ट्रक चला है रेस्ट से। अब समझिए, आपको s पता करना है। हम डेटा लिख लें बेटा, कहाँ लिखी, यहीं समझ में आ रहा, जगह बहुत कम पड़ गई, हटाते हैं उसको। इसका डायग्राम एक बार मेंशन कर देंगे। ट्रक का जो एक्सेलरेशन है बस वो स्पष्ट कर दें, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ट्रक इनिशियली चला है बेटा रेस्ट से, एक्सेलरेशन के नाम पर ट्रक के पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और बॉक्स के गिरने तक ट्रक को 4 सेकंड समय मिलेगा आगे बढ़ने के लिए, t बराबर 4 सेकंड, राइट। u पता है, a पता है, t पता है। मुझे ये पता करना है कि ये ट्रक सरक के कितना आगे चला जाएगा, इसी रोड पर कितना आगे बढ़ जाएगा ये वाला ट्रक, इस दरमियान बॉक्स के गिरने तक ट्रक कितना आगे बढ़ेगा। तो मैं लगाने जा रहा हूं s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आज के सेशन में तीसरी बार ये क्वेश्चन इस्तेमाल हो रही है, तीसरी चौथी बार। s पता करना है, ट्रक कितना चला, ट्रक इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट करता है ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। यू जीरो प्लस की जगह प्लस है, हाफ की जगह हाफ है। एक्सेलरेशन के नाम पर ट्रक का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम स्क्वायर के नाम पर जितने टाइम में बॉक्स पीछे गिरेगा, मैं तीसरी बार बोल रहा हूं, उतनी देर तक ट्रक आगे सरकता रहेगा। ऐसा होने में 4 सेकंड लगेगा। तो t का स्क्वायर बोले तो 4 का स्क्वायर, 2 से 2 खत्म, तो डिस्प्लेसमेंट s के नाम पर 4 चौको 16 मीटर। मतलब अब मैं सेंटेंस को, इस क्वेश्चन को पूरा प्रूफ रीडिंग कर देता हूं। एक्सेलरेट होते हुए ट्रक से, बच्चों सुन लो समरी दिमाग में, कंसेप्चुअली सवाल का ये कह सकते हो, इस फोटो का कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन समझ लो। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रहे एक ट्रक में, प्लीज बच्चों पे अटेंशन, चैट बॉक्स बिल्कुल बंद कर दो, सुनो ध्यान से। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहे ट्रक में रखे एक बॉक्स पर स्यूडो फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लगेगा। स्यूडो फोर्स बड़ा है, जीत जाएगा। बॉक्स को नेट फोर्स पीछे की तरफ लगाएगा, बॉक्स पर नेट फोर्स की वजह से बॉक्स एक्सेलरेट होता हुआ पीछे जाएगा। बॉक्स का एक्सेलरेशन 1 है, बॉक्स को 1 से एक्सेलरेट होकर 8 मीटर का गैप चलकर ट्रक से गिरने में 4 सेकंड लगेगा। उन 4 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रहा ट्रक कितना चल जाएगा, वो कैलकुलेशन हम लोगों ने s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के हिसाब से किया है, जिसका आंसर 16 मीटर, ऑप्शन संख्या डी सही है। यस, डी ऑप्शन इज द करेक्ट बेटा। अंबुज, डी ऑप्शन बेटा, 16 मीटर आएगा। बहुत प्यारा सवाल है बेटा। हाँ बेटा, कहीं का भी हो, आईआईटी एडवांस का हो, जेई का हो, यार हम कहते हैं सुनो मेरी बात समझो, हम तुम्हें जेई का कराएं, एडवांस का कराएं, हम कहते हैं पूरा सवाल मेरे काम का नहीं। सच बात है, नीट में कभी सवाल नहीं आना चाहिए, नीट के क्राइटेरिया में कभी नहीं आना चाहिए। लेकिन सच्चाई है कि इस क्वेश्चन में जो 3 कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुए हैं, आपकी प्रैक्टिस शानदार हो जाएगी। अब इन 3 कॉन्सेप्ट में आपको अगर हम आपसे कहते हैं ना कि जो बच्चा पर डे 800 मीटर 1 किलोमीटर दौड़ेगा, 800 मीटर 500 मीटर 700 मीटर दौड़ेगा, उससे कभी इमरजेंसी में कहते हो तो 100 मीटर तो खेल खेल में दौड़ जाएगा। तो बस वही काम तुम्हारे साथ कर रहा है। 2-2 3-3 कॉन्सेप्ट मिस करके अगर अच्छे सवालों की प्रैक्टिस करोगे तो जो आपके सामने सवाल आने वाले उनकी औकात इससे बड़ी नहीं होगी बेटा, वो इससे कम समय लेंगे, इससे आधी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे।
तो सवालों की प्रैक्टिस बच्चों अच्छे से करिए, खासकर हमारे साथ खुद से लगाइए तो मॉडरेट लेवल के सवाल लगाइए, राइट। और सवालों पर एक बात ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे हमेशा सजेस्ट करता हूं कि बच्चों प्लीज़ 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 सवाल जब भी करें तो कृपया टाइमिंग लगा के करें। अब 5 सवाल करिए बट लेकिन आधे घंटे की टाइमिंग लगा करो, ताकि ये मेजरमेंट होता चले कि जब हम नीट के फाइनल एग्जाम में क्वेश्चंस करेंगे तो हम खाली हमें आता ही है कि हमें समय रहते आता है, राइट। चलिए, तो आज का सेशन बच्चों यहीं तक, बहुत शानदार सेशन, इनफैक्ट कल से बहुत बेहतर सेशन। और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग क्लास। कल मैं आपको एक वार्निंग दे रहा हूं, कल मैं अमूमन आपको 7:45 तक आपको गेट पे मिलूंगा और हम गेट पर आपकी कॉपियां चेक करके आपको अंदर भेजेंगे, राइट। और जो बच्चे ऑलरेडी अंदर बैठ चुके हैं, हो सकता है हमें थोड़ा सा लेट हो जाए 5-7 मिनट, लेकिन यह है कि 8 की बाउंड्री के पहले आ जाएंगे तो हम कॉपी अंदर क्लास के आके चेक करेंगे। सो प्लीज पे अटेंशन, आप ये सारे सवाल एटलीस्ट सोल्यूशन फॉर्म में लेके आएंगे। मैं किसी भी क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकता हूँ, ये मेरा अधिकार है। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन एक मधुर संगीत है, यूं ही गुनगुनाते रहिए।